அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும் திறனறிந்து ஆங்கே திரு. புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் மொழி இலக்கிய பண்பாட்டுப் புலத்தின் இந்திய மொழிகள் மையத்தின் தமிழ் பிரிவு ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பாவலரேறு ச. பாலசுந்தரனாரின் தொல்காப்பிய உரைத்திறன் இணையவழி கருத்தரங்கம் இனிதே தொடங்குகின்றது. மொத்தம் 10 நாட்கள், 19 அமர்வுகள். இளைய மூத்த ஆய்வாளர்கள் பங்கேற்று பாவலரேறு ச. பாலசுந்தரனார் அவர்களுடைய தொல்காப்பிய உரைத்திறன் குறித்தான பல்வேறு கருத்துக்களை ஆய்வு பின்னணியில் எடுத்துரைக்க இருக்கின்றார்கள். இந்த கருத்தரங்க அமர்வுகளில் பங்கெடுக்கக்கூடிய அறிஞர் பெருமக்கள் அனைவரையும், இந்த அமர்வுகளில் பங்கேற்று அறிவு பகிர்வுக்கு வித்திட இருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பங்கேற்பாளர்கள் அத்தனை பேரையும் JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். Now we would like to invite Professor Om Prakash Singh, Chairperson, Center for Indian Languages, JNU, to inaugurate the conference. हाँ, नमस्कार। प्रोफेसर थामुथरन, डॉक्टर चंद्रशेखरन और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आप सभी लोग, आज जो आप लोग बात करने जा रहे हैं और खास तौर से तमिल ग्रामर पर बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। जरूरी और महत्वपूर्ण इसलिए होगी कि सामान्यतया जनरली आजकल लोग ग्रामर पर बात करने से बचने लगे हैं और कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसी बोली जो हमारी मदर टंग हो, मातृभाषा हो, उसके ग्रामर के तो पढ़ने की या लिखने की या उसको समझने की या उसको सीखने की हम जरूरत ही नहीं समझते। ऐसा लगता है कि हम उस बोली को बोलने वाले हैं, उस भाषा को बोलने वाले हैं, तो उसके ग्रामर को, उसके रूट को समझना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं समझता ही रहूंगा। मैं इस मामले में तमिल भाषा भाषी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आज सबसे अधिक तमिल के व्याकरण पर चर्चा हो रही है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि भारत की या विश्व की तमाम भाषाओं में जो सबसे पुरानी, सबसे समृद्ध और अपना एक डिसिप्लिन बना लेने वाली भाषा वह तमिल है। मैं तमिल भाषी नहीं हूं, न तमिल पढ़ सकता हूं, न लिख सकता हूं, न बोल सकता हूं, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से या दूसरी भाषाओं के माध्यम से जो कुछ थोड़ा बहुत भी हमें तमिल के बारे में जानकारी मिली है, उससे हमें खास तौर से तमिल ग्रामर की ऊंचाई का और उसके महत्व का पता चलता है। मैं आज जब आप लोगों से तमिल व्याकरण पर बात कर रहा हूं, तो मेरे सामने संस्कृत व्याकरण, ग्रीक का व्याकरण और तमिल का व्याकरण, ये तीनों लगभग थोड़े थोड़े रूप में मेरे दिमाग में है। मैं कुछ इनको समझ पा रहा हूं और यह देख करके मुझे आश्चर्य है, यह पढ़ करके आश्चर्य है कि इन व्याकरणों में सबसे पुराना व्याकरण या सबसे पहले व्याकरण कहां बना, ये कहना मुश्किल है। तमिल का व्याकरण पुराना है कि संस्कृत का व्याकरण पुराना है कि ग्रीक का व्याकरण पुराना है,
हैं लगभग सभी एक साथ के, थोड़ा आगे पीछे, और इस थोड़ा आगे पीछे होने से या थोड़ा नया थोड़ा प्राचीन होने से इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ेगा तो यह देखने में पड़ता है कि किसी भी भाषा का व्याकरण अपनी परिधि में, अपने डायमेंशन में, अपनी सीमा में कितनी चीजों को समेटे हुए है। व्याकरण है क्या और क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले, या जब हम किसी भाषा को, बोली को बोलते हैं और उसे एक सिस्टमेटिक रूप देने की जरूरत जब महसूस करते हैं, तो इसका मतलब कि वह भाषा या वह बोली अपने विकास की ऊंचाई पर है, जहां जा करके उसे एक रूप देना जरूरी हो गया है। और चूंकि हम भाषा को व्याकरण से बांधने का काम करते हैं, तो आप ये देखें कि भाषा के प्रयोग कौन कौन से हमारे सामने हैं। क्या करते हैं हम भाषा में? भाषा में हम बोलते हैं, भाषिक चीजों को हम देख करके भी लिखते हैं, सुन करके भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं। और इसमें भी आप देख लीजिए कि इस देखने, सुनने और पढ़ने की जो प्रक्रिया है, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य में भाषा कितनी ऊंचाई पर पहुंच रही है। जैसे जैसे हमारी ज्ञान की सीमा बढ़ती जाती है, उस तरह से उसी उसी रूप में भाषा का प्रयोग हमारे लिए एक ऊंचाई देने वाला हो जाता है। हम भाषा को एक ऊंचाई तक ले जाते हैं। एक बच्चा, वह भी भाषा का व्यवहार करता है, और एक परिपक्व व्यक्ति, वह भी भाषा का व्यवहार करता है। साधारण पढ़ा लिखा आदमी भी भाषा का व्यवहार करता है, खूब पढ़ा लिखा आदमी भी भाषा का व्यवहार करता है। भाषा में चीजें लिखी जाती हैं और आप देखेंगे कि उसमें कहानी और उपन्यास जैसी चीजें अगर लिखी जा रही हैं, तो शास्त्र भी लिखा जा रहा है। व्याकरण भाषा को शास्त्र सम्मत बनाता है, शास्त्र के अनुकूल बनाता है, और भाषा को एक परिधि में बांधता है, एक ढांचा देता है, उसको एक स्वरूप देता है। आप देखेंगे कि हमारे यहां जो संस्कृत का व्याकरण मिलता है, वैदिक काल का उसको कहा जाता है। पुरोधा उसके पाणिनि को या यास्क को स्वीकार कर लिया जाता है। यह लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, 4th सेंचुरी बीसी के आसपास की बात है, जबकि संस्कृत को व्याकरण में बांधने की शुरुआत हुई थी। लगभग उसी समय, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, तमिल को भी व्याकरण में बांधा गया, और तमिल को व्याकरण में बांधने का जो वैदिक काल में काम किया, उन्हें हम अगस्त्यार के नाम से जानते हैं। शायद आप लोग ज्यादा जानते होंगे कि अब उनकी रचना तो हमारे सामने नहीं है, न तो मिलती है, जहां तक मुझे मालूम हुआ है। लेकिन उनके 12 शिष्यों ने
जिस व्याकरण को रूप दिया, उन्हीं शिष्यों में तो कपियर भी थे, और रचना जिनकी तो कपियम है। ये मेरे लिए तो खैर नाम लेना भी थोड़ा सा मुश्किल ही हो रहा है, उच्चारण भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चीज हमें दिखाई दी और जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, और यह जो मुझे तमिल व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई दी, कि दुनिया के या विश्व की और भाषाओं में जिस व्याकरण की शुरुआत हुई, जिस व्याकरण की रचना हुई, जो व्याकरण बनाया गया, उस व्याकरण में भाषा को बांधने का प्रयास किया गया है। तमिल में हम पहली बार देखते हैं कि केवल भाषा को ही बांधने का प्रयास नहीं किया गया है, भाषा और काव्य दोनों को बांधने का प्रयास किया गया है। मैं अगर इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो तमिल में एक साथ ग्रामर, लिंग्विस्टिक और पोएटिक तीनों के रूप हमें मिलते हैं। आप संस्कृत परंपरा में अगर देखेंगे तो उसमें बहुत समय तक केवल व्याकरण की चर्चा रही है। पोएटिक और लिंग्विस्टिक ये दोनों उसमें बाद में विकसित हुए हैं। दूसरी भाषाओं में भी अगर आप देखेंगे, ग्रीक में भी देखेंगे, तो लिंग्विस्टिक और पोएटिक बाद की चीज है। लेकिन मुझे ये आश्चर्य हुआ और ये बहुत अच्छा लगा कि तमिल में तो ये चीजें साथ साथ ही विकसित हुई हैं। और जहां तक मैं समझ पाया कि आपके यहां तो कपियम में, जो इसे 3 वॉल्यूम में पाया जाता है या जिसकी रचना 3 वॉल्यूम में हुई है, उसमें एक वॉल्यूम में ध्वनि विज्ञान और हस्तलेख, दूसरे वॉल्यूम में आकृति विज्ञान और वाक्य विन्यास, और तीसरे वॉल्यूम में अर्थ और छंद शास्त्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वाक्य पर बात करना, पैरा पर बात करना, शब्द पर बात करना, अर्थ पर बात करना। अगर यह व्याकरण की चीज है तो छंद पर बात करना, शास्त्र पर बात करना, रचना के अर्थ को समझना, यह काव्यशास्त्र की चीज है। और ये आपके यहां एक साथ बंधे हुए हैं। संस्कृत में मैंने देखा, जिस परंपरा की आप लोगों से बात की, उस परंपरा में आप देखेंगे कि उस परंपरा में अगर यास, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, दंडी, वामन, भोज, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो व्याकरण की बात करते हैं। तो एक क्या, हेलो हेलो, यस सर, यस सर। या, और भरत मुनि को उसके पहले आचार्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उसमें बनता रहा, दंडी आते आए आए, वामन आए, आनंदवर्धन आए, भामा आए, और इस तरह से एक पोएटिक्स का निर्माण होता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यह पोएटिक्स संस्कृत, दूसरी भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के साथ मिलकर के एक नया रूप लेता है, एक बड़ा रूप लेता है, बड़ा आकार लेता है। मुझे लगता है कि इस रूप में बात करने पर और
तमिल व्याकरण को समझने समझाने की कोशिश करने पर कुछ नई चीजें निकलकर सामने आएंगी। मुझे अच्छा लगा कि हमारे दो प्रोफेसर्स ने, प्रोफेसर थामोथरन एंड डॉक्टर चंद्रशेखरन, कि इन लोगों ने तमिल की जो व्यापकता है, तमिल को या उसके विस्तार की जो जरूरत है, उसे समझने की जो आवश्यकता है और उसमें से कुछ नई चीजों को निकाल लेने की जो जरूरत है, उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया। आप लोगों के सेमिनार के बहाने, आप लोगों से बातचीत करने के लिए कुछ चीजों को हमें पढ़ना पड़ा, देखना पड़ा और उससे तमिल की ऊंचाई का मुझे आभास हुआ, ज्ञान हुआ। मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप लोग इस पर कुछ बात करेंगे और निश्चित रूप से आपकी बात के द्वारा तमिल को, तमिल व्याकरण को या उसमें जो उलझी हुई गुत्थियां हैं, उन गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को नमस्कार करता हूं। We would like to thank Professor Om Prakash Singh for the presidential address. Now, தற்பொழுது பாவலரேறு சா பாலசுந்தரனார் அவர்களினுடைய தொல்காப்பிய உரைத்திறன் குறித்தான இணைய வழி கருத்தரங்கம் இனிதே தொடங்குகின்றது.